Hi guys, welcome back to my channel. Please subscribe and press the bell icon so that you get to know when I upload the video. So today we are going to discuss about the induced breeding. इंड्यूस्ड ब्रीडिंग हमने अभी लास्ट लेक्चर में जो हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिश सीड पढ़ा था उसमें हमारा इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का जो है थोड़ा और जिक्र किया गया था। यहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे इंड्यूस्ड ब्रीडिंग को। ये क्या होती है, हमारी टेक्निक होती है जिसमें हमारे जो पर्टिकुलर हार्मोन या फिर कोई सिंथेटिक हार्मोन जो है वो इंजेक्ट कराते हैं उनको वो कंडीशन प्रोवाइड कराने के लिए जो उन्हें चाहिए, मतलब उनका एनवायरनमेंट उन्हें नहीं दे पा रहा तो हम उनको बाहर से जो है वो उस हार्मोन का जो है वो इंजेक्शन देते हैं जिससे कि उन्हें वो कंडीशन मिले। इससे क्या होती है, हमारी कैप्टिव कंडीशन मतलब कि रिप्रोड्यूस करने की इनकी जो कंडीशन है वो बढ़ जाती है। स्टिमुलेशन जो है वो प्रमोट जैसे ही हम इसका जो है इंजेक्शन देते हैं हम हार्मोन्स का तो हमारा टाइमली रिलीज होने लग जाता है स्पर्म और एग्स का। अब इसकी नीड क्यों पड़ी कि हमें इंड्यूस ब्रीडिंग करानी पड़ रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि या तो हमारी एनवायरमेंटल कंडीशन, मेन फैक्टर हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन ही होता है कि उसको फोटो पीरियड प्रॉपर नहीं मिल रहा, रेन नहीं है, टेम्परेचर का इफेक्ट है या वाटर का करंट ज़्यादा या कम है। तो उस वजह से जो है हमें इंड्यूस ब्रीडिंग करानी पड़ती है कि उन्हें वो प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं मिल रहा या फिर इनसफिशिएंट रिलीज है हमारा हार्मोन का जिससे कि कैप्टिव कंडीशन नहीं हो पा रही। उस वजह से भी जो है हमें इंड्यूस ब्रीडिंग करानी पड़ती है। इनसफिशिएंट ऑफ नेचुरल फूड कि उन्हें वो नेचुरल फूड नहीं मिल रहा, उस वजह से भी हमें इंड्यूस ब्रीडिंग का यूज करना पड़ सकता है। अब इंड्यूस ब्रीडिंग इन फिशेज, इसमें फिशेज में क्या कराया जाता है, वही आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसमें हम पिट्यूटरी को जो है वो एक्सट्रैक्ट कराते हैं बॉडी में से और उसे जो है किसी और फिश में जो है वो इसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। मतलब कि हम मेच्योर्ड मेल और फीमेल जो हैं उनमें जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं जिनमें प्रॉपर हॉर्मोन्स नहीं सिक्रीट हो रहे या प्रॉपर उन्हें वो कंडीशन नहीं मिल रही, तो हम एक्सट्रैक्ट कराएंगे एक फिश में से और दूसरे जो मेच्योर्ड मेल और फीमेल फिशेज हैं उनमें जो है वो डाल देते हैं। जब वो एक्साइटेड होंगे, जब हम ये सब डालेंगे तो उसके बाद हॉर्मोन्स वगैरह जब रिलीज होंगे उनमें तो वो एक्साइटेड होते हैं, तो उस वजह से जो है वो एग्स का लेकर आते हैं पॉन्ड वाटर में जिसकी वजह से हमारी फर्टिलाइजेशन होती है। तो इस प्रोसेस को हम हाइपोफाइजेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हाइपोफाइजेशन। तो इस तरीके से हम बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड्स का जो है वो एक्सट्रैक्शन कराते हैं और उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं मैच्योर मेल और फीमेल में जिनको प्रॉपर कंडीशन नहीं मिल रही। तो ये था हमारा इंड्यूस ब्रीडिंग इन फिशेस। अब इनमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा कलेक्शन ऑफ पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, कि हम पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट का कलेक्शन करें, जो हमें इंट्रोड्यूस कराना है उसको हमें कहीं से कलेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले वही करना है हमें। पिट्यूटरी ग्लैंड जो किसी भी मेच्योर फिश से जो अच्छी क्वालिटी है जिसमें सब कुछ प्रॉपर है उसमें से जो है हम वो निकालेंगे। उस फिश को क्या बोलते हैं हम? डोनर फिश। जो हमें ये पिट्यूटरी ग्लैंड देगी उसको हम क्या बोलते हैं? डोनर फिश बोलते हैं। मोस्ट वाइडली जो यूज्ड डोनर फिश है वो है हमारी कॉमन कार्प और किप्रिनस स्कारपियो। क्या है? कॉमन कार्प और किप्रिनस स्कारपियो, ये जो हमारे वो मोस्ट वाइडली यूज्ड फिश है वो, जो कि एज अ डोनर फिश हम यूज करते हैं। बेस्ट टाइम जो है हमारा प्रिपरेशन के लिए पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट का वो क्या होता है हमारा? मई एंड जून। मई और जून में जो है सबसे ज़्यादा पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि ये बेस्ट टाइम माना गया है। पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम? हेड काटते हैं फिश का, डाइसेक्ट करते हैं, ब्रेन एक्सपोज होगा उसी टाइम हम एकदम से ग्लैंड जो है वो इमिडिएटली रिमूव कर लेंगे ब्रेन से और फिर उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कराते हैं। मतलब उस ग्लैंड को हमने फिर रेफ्रिजरेटर में स्टोर करा दिया। इसको हम अल्कोहल में भी जो है वो प्रिजर्व करा सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। अगर हमारे पास रेफ्रिजरेटर अवेलेबल नहीं है तो हम उसको अल्कोहल में भी जो है वो प्रिजर्व करा सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। ग्लैंड जो होते हैं हमारे वो होमोजेनाइज्ड होते हैं डिस्टिल्ड वाटर में। होमोजेनाइज्ड रहेंगे हमारे डिस्टिल्ड वाटर में। होमोजेनाइज्ड कैसे? मतलब कि हम इस होमोजेनाइज्ड को फिर क्या करेंगे, हम इसका सेंट्रीफ्यूज कराएंगे। क्लियर सुपरनेटेंट जो है उसे एज अ सोर्स हार्मोन जो है वो यूज करते हैं। होमोजेनेट को हमने सेंट्रीफ्यूज कराया जिसमें हमारा ग्लैंड प्रेजेंट है। तो हम जब उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमें पता है कि एक हमें सुपरनेटेंट मिलता है, एक या पैलेट कह लो। तो पैलेट वाले को हम नीचे ही छोड़ देंगे, ऊपर जो हमें सुपरनेटेंट है क्लियर वाला उसे एज अ हार्मोन जो हम वो यूज करेंगे।
उसमें जो हम 0.3% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो है वो ऐड कराते हैं उस सुपरनेटेंट में। ये चीज याद रखना, सुपरनेटेंट होता है हमारा ऊपर का जो लिक्विड पार्ट, वाटरी पार्ट है, और पैलेट जो है वो गाढ़ा गाढ़ा सा होता है। तो जो हमारा वही ऊपर वाला जो सुपरनेटेंट है हमारा क्लियर, उसको जो हम वो यूज करते हैं हार्मोन सोर्स की तरह। उसमें हम 0.3% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालते हैं, जिससे कि हमारा जो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट है वो रेडी हो जाता है फॉर इमिजिएट यूज। अगर हमें इमीडिएट यूज कराना है तो हम उसमें डालेंगे सोडियम क्लोराइड। लेकिन अगर हमें उसे स्टोर करना है लॉन्गर पीरियड के लिए, उस एक्सट्रैक्ट को जो है हमें वो स्टोर करना है, तो हम उसमें क्या डालेंगे, ग्लिसरीन और ट्राइक्लोरो एसीटेट। इन एसिड्स का जो है वो यूज करते हैं, ना कि सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड हम जब भी यूज करेंगे जब हम उसे एक्सट्रैक्ट को अभी यूज करना है, उसी वक्त यूज करना है। लेकिन अगर हमें स्टोर करना है तो हम ग्लिसरीन और ट्राइक्लोरो एसीटेट का जो है वो यूज कराते हैं। सेकेंड जो स्टेप आता है वो आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ ब्रीडर्स। यानी कि हम ब्रीडर्स को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा हमारा एज अ डोनर फिश जो है वो काम करेगी और कौन नहीं करेगी। तो इसमें हम मीडियम साइज्ड फुल्ली राइप और हेल्दी फिश जो है वो लेना पसंद करते हैं। यानी कि ऑब्वियसली बात है, हेल्दी फिश ही जो है हम लेंगे, जिससे कि हमारे जो आगे जो प्रोजेनी आए वो भी हमारी हेल्दी है। तो जिनकी एज होती है हमारी 2 to 4 years की जो एज होगी, उस बीच के जो हम ब्रीडर्स हैं वो लेते हैं इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए। वेट उनका 1 to 5 kg के बीच में होना चाहिए। हेल्दी मेल और फीमेल हमारे आइडेंटिफाइड हो गए, तो उनको हमें पहले जो है ब्रीडिंग सीजन से पहले ही उनको स्विमिंग पूल्स में जो है वो इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, जिससे कि उनको मतलब वो प्रॉपर, अगर वो अच्छे हैं और ज़्यादा अच्छे हो जाए, उनको सप्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारे ब्रीडर्स जो हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। थर्ड इज आर इंजेक्शन ऑफ पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट। अब हमने प्रिपेयर कर लिया, जैसे मैंने बताया, तो हम सोडियम क्लोराइड डालेंगे, ट्राइक्लोरो एसीटेट और कौन सा था हमारा, ग्लिसरीन। इनमें अगर हम जैसे भी हमने प्रिपेयर्ड कराया हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग, अब उसको हम इंजेक्ट कैसे करें, करेंगे पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट को अपने फिशेज में जो हमारे, जिनको प्रॉपर कंडीशन नहीं मिल रही है। तो क्या करेंगे हम, अगर हमें सक्सेस रेट जो है हमें वो हायर चाहिए, तो हमें ये चीज याद रखनी है कि जो एवोल्यूशन का टाइम है हमारा, वो मैच करना चाहिए किससे, मिल्ट ऑफ मेल फिश। मतलब कि जो मेल फिश का जो मिल्ट रिलीज हो और जो हमारा ओवुलेशन का टाइम हो वो कोइंसाइड करना चाहिए। ये नहीं कि ओवुलेशन हमारी कभी हो रही है और मेल जो फिश है वो हमारा मिल्ट नहीं कर रहा उस टाइम पे, नहीं। अगर हमें हायर सक्सेस रेट चाहिए तो उनका टाइम जो है वो कोइंसाइड करना चाहिए। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए, कि कई बार हो भी जाता है कि आगे पीछे हो जाते हैं, तो हमारी जो फीमेल की रेशियो है वो ज्यादा होती है एज कम्पेरेटिव टू मेल। हर सेट में क्या करा जाता है, 2:1 जो है लिया जाता है, मतलब कि 2 जो है फीमेल, 1 जो है मेल, जिससे कि जो ये सक्सेस रेट है वो हमें मिल सके। तो हम अब जो डोज देंगे पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट की, वो किस अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, कि जो हमारे जिसको हम दे रहे हैं फिशेस को, मेल और फीमेल फिशेस को, उसके ऊपर जो है ये डिपेंड करती है। और दूसरा ये डोनर के ऊपर भी डिपेंड करती है कि उनका एज क्या है, सेक्स क्या है, वेट साइज क्या है, स्टेट ऑफ मेच्योरिटी क्या है। दोनों के ही, डोनर और रिसेपेंट दोनों की ये चीजें देखी जाएंगी, उस हिसाब से जो डोज है पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट की उन्हें दी जाएगी। फीमेल ब्रीडर्स में जो है, यानी कि जो फीमेल रिसेपेंट है हमारी, उसमें अप्रॉक्स 2 to 3 mg जो है वो दिया जाता है। जबकि मेल ब्रीडर में ये देने की ज़रूरत नहीं होती अगर उसका मिल्ट ओजिंग स्टेज चल रहा है तो। अगर नहीं चल रहा है तो हम उसमें देंगे, अगर उसमें चल रहा है तो हम उसमें कोई भी डोज नहीं देंगे। आफ्टर 6 hours ऑफ फर्स्ट डोज, यानी अगर हमने फीमेल ब्रीडर में जो है दी है डोज, तो उसके 6 घंटे बाद जो दूसरी डोज दी जाती है 5 to 8 mg की, अगर फीमेल जो है हमारी वो रिप्रोडक्टिव स्टेट में नहीं आई, अपनी ओवुलेशन स्टेट में नहीं आई, तभी जो है वो सेकेंड डोज दी जाएगी, वरना सेकेंड डोज नहीं देनी होती। और मेल में वही है, अगर वो मिल्ट ओजिंग स्टेट में नहीं है तभी हमारा जो है 2 to 3 mg जो है वो उसे दिया जाता है। अब हमारे मोर देन 2 इंजेक्शन जो है वो नहीं दे सकते, चाहे मेल के केस में हो या फीमेल के केस में हो, हम मोर देन 2 इंजेक्शन जो है उन्हें नहीं दे सकते। फर्स्ट इंजेक्शन जो है हमारा वो अर्ली आवर्स में दिया जाता है, जबकि जो सेकेंड इंजेक्शन है वो हमारा इवनिंग में दिया जाता है। वेदर जो है हमारा, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो वेदर हमारा रेनी और क्लाउडी होना चाहिए, जिससे कि हमारी इजी और अर्ली स्पॉनिंग हो सके, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है वो इजीली हो सके। तो फिशेज जो है हमारी वो ट्रांसफर्ड की जाती है फिर ब्रीडिंग हापा में आफ्टर इंजेक्टिंग द पिट्यूटरी हार्मोन।
मतलब हमने उन्हें पिट्यूटरी हार्मोन का इंजेक्शन दे दिया, तो उन्होंने किस में ट्रांसफर कर देंगे, ब्रीडिंग हापा में, जहाँ पे उनकी प्रॉपर ब्रीडिंग होगी। तो अब वही नेक्स्ट आ जाती है हमारी स्पॉनिंग इन ब्रीडिंग हापा। ब्रीडिंग हापा में वो कैसे जो है हमारा स्पॉनिंग करा रहे हैं। तो जो पेयर ऑफ ब्रीडर्स जो हमने डाले हैं ब्रीडिंग हापा में, वो डाल दिए गए आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट। अब क्या होगा कि जो अगर हमारे फर्टिलाइज्ड एग्स होंगे वो तो हमारे होंगे वाइट और ओपेक, जबकि जो अनफर्टिलाइज्ड होंगे वो हमारे ट्रांसपेरेंट और बीड लाइक होंगे। यानी कि अब मैंने कहा कि जरूरी तो नहीं ना कि हर कोई फर्टिलाइज हो, तो जो हमें पता कैसे चलेगा कि फर्टिलाइज है या अनफर्टिलाइज है। फर्टिलाइज्ड वाले क्या होंगे, हमारे वाइट और ओपेक होंगे, जबकि जो अनफर्टिलाइज होंगे वो हमारे ट्रांसपेरेंट और बीड लाइक होंगे। हैचिंग हापा मतलब अब ब्रीडिंग के बाद वो हैचिंग में जाते हैं। तो हैचिंग हापा जो है हमारे वो रेक्टेंगुलर होता है और वो मुस्लिन और मलमल मलमल क्लोथ का जो है वो बना होता है, और ये ऊपर से जो होगा वो हमारा खुला होगा। ब्रीडिंग हापा भी जो है हमारा वो ओपन होता है ऊपर से। मॉस्किटो नेट हापा जो प्रेजेंट होता है हमारा इनसाइड द हैचिंग हापा, मतलब हैचिंग हापा के अंदर। ब्रीडिंग अलग हापा में होगी, हैचिंग दूसरे हापा में होगी। तो मतलब अलग अलग हापास जो है हम यूज करते हैं। तो हैचिंग हापा के अंदर हमारा एक मॉस्किटो नेट हापा जो है वो प्रेजेंट होता है। हैचिंग हापा से पहले अब हम पहले थोड़ा सा ब्रीडिंग हापा के बारे में पढ़ लेते हैं कि ब्रीडिंग हापा क्या है हमारा। ये एक हमारा रेक्टेंगुलर केस है फाइन नेटिंग का, यानी नेट जो है उसका एक रेक्टेंगुलर केस बनाया जाता है। ये हमारे 4 बैम्बो पोल्स पे जो है वो स्टैंड होता है, वन एट ईच कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर केस, यानी कि हर एक कोने पे जो हमारे बैम्बू पोल जो है वो प्रेजेंट होंगे। जो हमारी रूफ होगी हापा की वो खुली भी हो सकती है, बंद भी हो सकती है, डिपेंड करता है हमारी कंडीशन कैसी है या डिमांड कैसी है एनवायरनमेंट की, उस अकॉर्डिंग। तो ये जो हमारा ये भी हमारा मॉस्किटो नेट क्लोथ का बना होता है, जैसे हमारा हैचिंग हापा बना होता है, जिससे हमारे लेड एग्स और जो मिल्ट है वो एस्केप आउट नहीं कर पाते। अगर वो करना भी चाहें तो एस्केप आउट नहीं कर पाएंगे। 3/4 जो पार्ट है हापा का वो हमारा वाटर में समराइज होगा, जबकि जो 1/4 पार्ट है वो हमारा एयर में होगा। तो 3 to 6 आवर ऑफ इंजेक्शन के बाद जो है इसमें स्पॉनिंग होती है। मतलब हमने इंजेक्शन के बाद हमने तो उसमें रख दिया, लेकिन उसके बाद भी हमें 3 से 6 घंटे का वेट करना पड़ता है, तब हमारी जो है स्पॉनिंग होती है। और उसके बाद वही फिर वो हैचिंग हापा में जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है कि हैच दूसरे हापा में होगा। तो ये था हमारा इंड्यूस ब्रीडिंग। इसके प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए हमें, कि ब्रीडर्स जो है वो प्रॉपरली वॉश कर रहे हैं हम उनको KMNO4 सॉल्यूशन से कुछ मिनट के लिए, उसके बाद जो है उन्हें फॉर्मेलिन में रखते हैं कुछ मिनट, 1 घंटे के लिए कम से कम। तो ये प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ते हैं। ब्रीडर जो है हमारा वो मैकेनिकल इंजरीज से जो है वो ना डैमेज हो जाए या उसको कुछ हो ना जाए हैंडलिंग के टाइम पे, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। वाटर कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें माइंड में रखने पड़ते हैं जब हम इंड्यूस ब्रीडिंग कराते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ये है कि हमें स्पीड स्पॉन मतलब टाइमली अवेलेबल है, जब हमें वो स्पॉन चाहिए सीड स्पॉन वो हमारा अवेलेबल होगा। उसकी जो अवेलेबिलिटी है नेचुरल सोर्स है वो इतनी अनसर्टेन है कि हम नेचुरल सोर्सेज पर डिपेंड नहीं कर सकते सीड स्पॉन के लिए। तो इसलिए जो हम वो इंड्यूस ब्रीडिंग कराते हैं, प्योर स्पॉन मिलता है, मतलब जैसा हमें चाहिए, जिस स्पीशीज का हमें चाहिए उस स्पीशीज का हमें स्पॉन मिलेगा, जबकि नेचुरल केस में ऐसा नहीं हो सकता। सेवरल कार्प्स जो हमारे वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर सकते हैं पॉन्ड में, लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि वो कन्फाइंड वाटर में जो ब्रीड नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो फिशेज हैं उनको हम इंड्यूस ब्रीडिंग करा सकते हैं और उनके जो स्पॉन है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस। दैट्स इट, इंड्यूस ब्रीडिंग इज ओवर। Please, thank you so much. Please like, share, and subscribe my channel. Thank